हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं भी कुलराम शर्मा एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने आपके इस परिवार ऑफिशियल वीआईपी क्लासेस में। दोस्तों आज लेकर हम आए हैं कार्बन एंड इट्स कंपोनेंट्स की एक बेहतरीन सी क्लास जिसमें हम बात करेंगे। लास्ट टाइम मैंने आपको पढ़ा दिया था आयोनिक कंपाउंड्स के बारे में और मैंने आपको कोवेलेंट बॉन्डिंग भी आपको समझा दिया था कि किस किस तरीके से बॉन्डिंग बनती है। और मैंने यहाँ पर आपको दो बातें समझाई थी। अगर हम लास्ट क्लास की बात करें तो हल्का समय शॉर्ट रिविजन करा देता हूँ। आयोनिक कंपाउंड्स कौन थे? जहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आती थी, यानी प्लस और माइनस के साइन आते थे। डोनर और एक्सेप्टर वहां पर काउंट किए जाते थे। आयोनिक बॉन्ड अगर हम कहीं पर किसी के बीच में लगाते हैं तो याद रखना वहां पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, या तो डोनेट किए जाते हैं या एक्सेप्ट किए जाते हैं। क्लियर बात समझ में आ रही है? ठीक है, वहां पर जो जिसको जितने इलेक्ट्रॉन देगा उतने ही प्लस या माइनस उसके ऊपर आ जाते थे। जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता था उसको उतने माइनस, और जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता था उतने उसके ऊपर प्लस आ जाते थे। इसको कहते थे आयोनिक बॉन्ड। ठीक है, आयोनिक बॉन्ड जिस कंपाउंड में लगते हैं उसी को आयोनिक कंपाउंड कहा जाता है। क्लियर है बात? अब देखिए जरा, अब बात करते हैं कोवेलेंट बॉन्ड की, जहां पर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात हो, यानी एक कंपाउंड दूसरे कंपाउंड को अपना इलेक्ट्रॉन देगा तो, लेकिन हमेशा के लिए नहीं देगा, वो शेयर करेगा उस इलेक्ट्रॉन को। वो शेयर किया हुआ इलेक्ट्रॉन जो समझौता उनके बीच में रहेगा, वो समझौते वाला जो इलेक्ट्रॉन है ना, शेयरिंग वाला, वो हमेशा उसके पास रहेगा और दूसरे के में भी काउंट होता रहेगा। क्लियर है बात समझ आई? आयोनिक बॉन्ड का एक एग्जांपल मैंने आपको लिखाया था NaCl, जिससे यहाँ पर प्लस और माइनस आते हो, वो आयोनिक बॉन्ड होता है। याद रखना, आयोनिक कंपाउंड और बॉन्ड पूछे तो आयोनिक बॉन्ड। ठीक है, जहां पर शेयरिंग इलेक्ट्रॉन की बात आए, याद रखना वहां पर क्या होगा, वहां पर कोवेलेंट बॉन्ड लगेगा सीधा सीधा। तो उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हम यहाँ पर लेकर आए हैं। एक बेहतरीन सवाल है, एग्जाम के अंदर हमारे पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे आप। क्या पूछा जाता है देखिए जरा, यहाँ से एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन लेके आता है एग्जाम के अंदर कि राइट द डिफरेंस बिटवीन आयोनिक कंपाउंड या आयोनिक बॉन्ड या कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, आयोनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड के बीच में आपको क्या दिखाना पड़ता है, डिफरेंस बताना पड़ता है कि क्या क्या डिफरेंस यहाँ पर होते हैं। तो अगर बात करें, पहला डिफरेंस तो यही हो जाता है कि आयोनिक बॉन्ड कब बनते हैं, जब ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, लेकिन कोवेलेंट बॉन्ड कब बनते हैं, जब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात की जाए। क्लियर बात समझ में आ गई? चलिए देखते हैं सामने। क्लियर है? ये लो जी, स्क्रीन पर देखेंगे आप, देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा भैया, आयोनिक कंपाउंड के अगर फर्स्ट पॉइंट की बात करें, क्या बताया गया, वन एटम डोनेट्स एन इलेक्ट्रॉन टू स्टेबलाइज द अदर एटम, यानी एक एटम जब किसी दूसरे एटम को स्टेबल होने के लिए अपने इलेक्ट्रॉन देगा तो उसको आयोनिक कंपाउंड बोलेंगे। और कोवेलेंट कंपाउंड क्या होता है, एटम्स आर बाउंड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी एक एटम दूसरे एटम की हेल्प करेगा इलेक्ट्रॉन को शेयर करके। क्लियर है? चलिए इससे आगे बात करते हैं, नंबर 2 वाली बात करते हैं। देयर आर यूजुअली क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। देखो जो आयोनिक कंपाउंड होते हैं ना, वो कैसे क्रिस्टलाइन बनाते हैं, सॉलिड क्रिस्टल बनाते हैं। ठीक है, लेकिन कोवेलेंट बॉन्ड क्या करते हैं, दे आर यूजुअली लिक्विड्स और गैसेस। ये या तो लिक्विड बनाते हैं या गैसेस फॉर्म में रहते हैं। ओनली सम ऑफ देम आर सॉलिड्स, बहुत कम मात्रा में क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। बाकी जनरली या तो लिक्विड होगा या गैसेस होंगे। क्लियर है बात? समझ में आ रहा है ना भैया? चलिए नंबर 3 पॉइंट पर आते हैं। एटम्स दैट पार्टिसिपेट इन एन आयोनिक कंपाउंड्स हैव डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज फ्रॉम ईच अदर, यानी एटम जो होते हैं, आयोनिक कंपाउंड जो बनाते हैं, जो बॉन्ड बनाते हैं, वे कंपाउंड कैसे होते हैं, आयोनिक होते हैं, उनको प्लस और माइनस लगा रहता है, और डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले होते हैं, यानी जितना प्लस उतना माइनस। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया था NaCl, और NaCl में क्या होता है, जितना प्लस होगा Na के ऊपर उतने Cl के ऊपर माइनस आएगा, और इसी को क्या बोलते हैं, डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। लेकिन कोवेलेंट बॉन्ड में ऐसा नहीं होता, प्लस और माइनस का चक्कर ही नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, है ना, साझे में कह सकते हैं आप इसको हिंदी में। इफ इलेक्ट्रॉन इज शेयर्ड इक्वली between the atoms forming a covalent bond, then the bond is said to be non-polar। देखो पोलर का मतलब क्या होता है, जितना प्लस उतना माइनस, उसी को तो पोलर बोलते हैं। और जहां पर प्लस माइनस हो ही ना, वहां पर आप क्या बोलेंगे, जहां पर प्लस और माइनस है ही नहीं, वहां आप क्या बोल सकते हैं भैया, वहां आप सीधा सीधा बोलेंगे कि भैया ये तो, इसमें तो पोल ही नहीं है, ये नॉन पोलर हो गया। तो याद रखना कोवेलेंट बॉन्ड कैसे होते हैं, नॉन पोलर, जबकि आयोनिक कंपाउंड बॉन्ड कैसे होते हैं, पोलर कंपाउंड होते हैं। ठीक है, चलिए नंबर 4, दे हैव, आयोनिक कंपाउंड की अगर हम बात करें, दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। जो आयोनिक बॉन्ड होते हैं ये बहुत मजबूती से जुड़े होते हैं, समझ में आ रही है बात, और इनको ये बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं, इनको तोड़ने के लिए क्या होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट चाहिए और हाई ही बॉइलिंग पॉइंट चाहिए। दैट इज आयोनिक कंपाउंड आर नॉट वोलेटाइल। ठीक है, वोलेटाइल क्यों नहीं, क्योंकि ये सॉफ्ट नहीं है, है ना।
सॉलिड होते हैं, बहुत मजबूत जुड़े होते हैं। लेकिन कोवेलेंट कंपाउंड की अगर हम बात करें, दे हैव यूजुअली लो मेल्टिंग पॉइंट एंड लो बॉइलिंग पॉइंट। ये क्या होते हैं, बहुत आसानी से टूट जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्लस और माइनस का चक्कर नहीं होता है, केवल इलेक्ट्रॉन का साझा किया जाता है। ठीक है, दैट इज कोवेलेंट कंपाउंड आर यूजुअली वोलेटाइल। ठीक है, तो कोवेलेंट कंपाउंड कौन कौन? नॉन पोलर होते हैं, वोलेटाइल होते हैं। ठीक है, जबकि आयोनिक कंपाउंड क्या होते हैं? पोलर होते हैं और नॉन वोलेटाइल होते हैं। नंबर 5 पर आ जाए, दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर ऑन मेल्टेड। ठीक है, जब किसी मेल्ट में, किसी मेल्ट प्रोडक्ट में मिलाया जाए या फिर अगर वाटर में डिसॉल्व किया जाए तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है। कौन? आयोनिक कंपाउंड। लेकिन कोवेलेंट की अगर बात करें तो कोवेलेंट बॉन्ड क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ रही है भैया? चलिए नंबर 6 पर आ जाते हैं। अब नंबर 6 में क्या बात बताई गई है, इस बात पर आप ध्यान देंगे बहुत ढंग से। देखिए नंबर 6 में क्या बताया गया, दे आर यूजुअली सोल्यूबल इन वाटर। जो आयोनिक कंपाउंड होते हैं ये कैसे होते हैं? सोल्यूबल होते हैं वाटर में, है ना। लेकिन कोवेलेंट कंपाउंड की अगर हम बात करें तो दे आर यूजुअली इनसोल्यूबल इन वाटर। ये वाटर में इनसोल्यूबल होते हैं एक्सेप्ट किस किस को छोड़ करके? ग्लूकोज, शुगर, यूरिया, ईटीसी। इन तीनों को छोड़ करके बाकी जो होंगे सभी में क्या हो जाते हैं? ये इनसोल्यूबल होते हैं। ठीक है, चलिए क्लियर बात समझ में आ गई? यहां तक कोई दिक्कत किसी को? तो डिफरेंस का स्क्रीनशॉट आप ले लेंगे, अपनी कॉपी में लिखना चाहे पॉज करके कॉपी में लिख सकते हैं चीजों को। क्लियर बात समझ में आ रही है? ठीक है, चले जी चले आगे। इतनी आपने क्लियर कर लिया होगा और इसको आपने लिख लिया होगा। ठीक है भैया, देखें जरा, देखते हैं नेक्स्ट। इसके बाद एक नोट आप लिख लेंगे और नोट में आप हेडिंग डाई पॉइंट डाल देंगे। आयोनिक कंपाउंड्स आर insoluble in insoluble in organic component। ठीक है, समझ में आ रही है बात? कंपोनेंट ना कहकर इसको आप सॉल्वेंट्स लिखेंगे। ठीक है, सॉल्वेंट्स मतलब लाइक अ सॉल्यूशन। ठीक है, जिसमें क्या हो जाते हैं? मर्ज हो जाते हैं। क्लियर बात समझ में आ रही है? जैसे कि अगर हम इसके एग्जांपल की बात करेंगे तो यहां पर एग्जांपल आ जाता है कौन? अल्कोहल। क्लियर बात समझ में आ गई? और एग्जांपल कौन आ जाते हैं? इथर का एग्जांपल बन जाता है एसीटोन। ये सभी क्या बन जाते हैं? इसके एग्जांपल बन जाता है। याद रखेंगे, आयोनिक कंपाउंड्स आर इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। आयोनिक कंपाउंड जो होते हैं वो क्या होते हैं? वो घुलते नहीं है। कहां? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। और ऑर्गेनिक कौन कौन से? अल्कोहल, ईथर, एसीटोन। ये सभी क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जो हम आगे इस नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। क्लियर बात समझ में आ रही है? ठीक है, जबकि याद रखना बट कोवेलेंट कंपाउंड्स ये सॉल्युबल होते हैं, सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में क्या हो जाते हैं? ये मर्ज हो जाते हैं। एग्जांपल कौन रहे? ये रहे। ठीक है, क्लियर बात समझ में आ जाती है? चलिए जरा, यहां तक की बात क्लियर होगी। इससे आगे की अगर मैं बात करूं तो देखिए जरा, आपको ये बात क्लियर समझ में आ रही होगी। ठीक है भैया, चलिए अब इससे अगला पॉइंट हम पढ़ेंगे। देखो जरा, देखो इस चैप्टर के मैंने पॉइंट्स भी आपको बता दिए थे कि कैसे कैसे हम इसको पढ़ने वाले हैं। मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि हम इसको कैसे कैसे पढ़ेंगे। एक बार फिर देख ले, आपकी स्क्रीन पर मैं आपको दिखा रहा हूं कि किस किस तरीके से कंपाउंड हम चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले बॉन्डिंग इन कार्बन कंपाउंड जो हम कंप्लीट कर चुके हैं, फिर उसके बाद एलोट्रॉप जो हम पढ़ेंगे अब, उसके बाद वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हाइड्रोकार्बन, फिर होमोलॉजी सीरीज, फिर नोमेनक्लेचर ऑफ कंपाउंड, फिर आइसोमेरिज्म, फिर टाइप ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन, सम इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड जो हमारे सिलेबस में एथेनॉल और एथेनोइक एसिड, और उसके बाद क्या जाता है सबसे लास्ट में? मिशेल। क्या जाता है सबसे लास्ट में? मिशेल। क्लियर बात समझ में आ रही है? आ रही है बात समझ में? क्लियर बात समझ में आ रही है भैया? चलिए जरा देखिए जरा, अब नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं यहाँ पर नंबर 2।
एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। अगर मैं एलोट्रॉप्स की बात करूं तो एलोट्रॉप्स कौन होते हैं? देखो याद रखना, एक बात मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूं। डिफरेंट फिजिकल स्ट्रक्चर, बट सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। कंपोनेंट लिख लें, प्रॉपर्टीज लिख लें, की बात समझ में आई भैया? यानी कहने का मतलब ये हुआ कि वे कंपाउंड जो दिखने में तो हमको क्या लगे, अलग अलग लगे। अगर हम कंपाउंड्स को हम देखें तो हमको कैसा लगे, ये कंपाउंड अलग है, ये कंपाउंड अलग है, लेकिन जब उनके केमिकल रिएक्शन की बात आए तो दोनों के दोनों का बिहेवियर हमको कैसा लगे, एक जैसा लगे। जब केमिकल रिएक्शंस के बिहेवियर सेम हो और फिजिकल स्ट्रक्चर कैसे डिफरेंट हो तो उनको हम क्या बोलेंगे, एलोट्रॉप्स बोलेंगे। क्या पढ़ेंगे? एलोट्रॉप्स पढ़ेंगे, ठीक है। इसको भी नोट कर लेंगे आप, बाकी जो आपको डेफिनेशन लिखा है उसको भी आप ध्यान रखेंगे। देखेंगे द फिजिकल फॉर्म्स in which atom exist, in which atom क्या करेंगे, exist, ठीक है। क्लियर बात समझ में आ रही है? are called allotropes of carbon। इतनी बात क्लियर समझ में आ रही है भैया जी? ठीक है, यानी जिसमें सारे के सारे एलिमेंट क्या करते हैं, इन विच एलिमेंट, एटम नहीं आएगा, एलिमेंट आएगा। इन विच एलिमेंट एग्जिस्ट, इन विच एलिमेंट एग्जिस्ट आर कॉल्ड एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। क्लियर बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो याद रखना सेम आइडेंटिकल क्या होती है, इनकी प्रॉपर्टीज होती है, लेकिन फिजिकल जो होती है वो कैसी होती है, डिफरेंट होती है। क्लियर बात समझ में आ गई? अब अगर मैं बात करूं क्या, नाउ 3 एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। कार्बन के 3 एलोट्रॉप कौन कौन से देखना है? अगर मैं बात करूं सबसे पहला आ जाता है क्या, डायमंड। क्लियर बात समझ में आ रही है? सबसे पहला कौन आ जाता है, डायमंड आ जाता है। और डायमंड के बाद कौन आता है, ग्रेफाइट आ जाता है। क्लियर बात समझिए, जो हमारे सिलेबस में है उसकी बात हम कर रहे हैं, ठीक है। थर्ड आ जाता है फुलेंस, बकमिस्टर फुलेंस। क्लियर बात समझ में आ रही है? ये तीनों के तीनों जो एलोट्रॉप हैं किसके हैं, कार्बन के एलोट्रॉप हैं। यानी अब देखो, अब समझ लेना, जब हम देखते हैं डायमंड को तो हमको कैसा दिखाई देता है, बहुत चमकीला, कोहिनूर जिसको हम कहते हैं। इंडिया का डायमंड, सबसे बड़ा डायमंड कौन था, कोहिनूर, जो कहाँ है, अंग्रेजों के पास है, ब्रिटेन में, ठीक है। तो महारानी की वहां के ताज में जुड़ा हुआ है, आज भी जुड़ा हुआ है, ठीक है। चलो, है ना। अब देखें डायमंड की अगर मैं बात करूं तो डायमंड कैसा होता है, बहुत ज्यादा चमकीला होता है, शाइनिंग होती है बहुत ज्यादा, मच शाइनिंग, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें ग्रेफाइट की तो ग्रेफाइट कैसा होता है, ग्रेफाइट बैडली र्यूड होता है, बहुत ज्यादा र्यूड होता है। हाँ, समझ में आ रही है बात? देखो ग्रेफाइट क्या होता है, सलेटी रंग का होता है ना, जैसा आपने देखा होगा पेंसिल आपने यूज की होगी, और पेंसिल का जो सिक्का होता है सलेटी कलर का जो बना होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेफाइट बोलते हैं, ठीक है। बाकी डायमंड आपको देखो, दोनों के दोनों क्या है, कार्बन के एलोट्रॉप है, लेकिन डिफरेंस कितना बड़ा है दोनों में, समझ रहे बात को? दोनों के दोनों किसके कंपाउंड है, एलोट्रॉप किसके, कार्बन के। दोनों का बाप कौन है, कार्बन है। मैंने बताया था ना, कार्बन कौन है, बाहुबली है। समझ में आ रही है बात? लेकिन इन दोनों का बाप भी है, समझ रहे हो? ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ डायमंड दिखने में कैसा है, बहुत ज्यादा सफेद है, गोरा चिट्टा एकदम है, लेकिन ग्रेफाइट कैसा है, काला कलूटा एकदम। लेकिन है दोनों किसके बाप, बताओ जरा? दोनों के फादर क्या है, एक ही है, सेम फादर है। आ रही है बात समझ में? अब देखा जाए, अगर मैं बात करूं किसकी, डायमंड के बारे में, एक एक को मैं क्लियर करता हूं आपको। एक बात और ध्यान रखेंगे,
जो डायमंड है और जो ग्रेफाइट है ये क्या है, ओल्ड एलोट्रोप्स, क्लियर है। और बकमिस्टर फर्नेस क्या होता है, ये न्यू क्या है, एलोट्रोप है, ये न्यू एलोट्रोप है। क्लियर बात समझ आ रही है, इस बातों को आप ध्यान रखेंगे, ये बिल्कुल नया फ्रेश है और ये पहले से चलते हुए आ रहे हैं। अब देखे जाए इनके बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं और बाकी इनकी स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे कि कैसे कैसे कार्बन की स्ट्रक्चर क्या होती है और ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर क्या होती है। क्लियर है, यहां तक की बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए। चले जरा आगे की बात स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 स्टार्ट करते हैं हम अपनी बात डायमंड से। देखिए हम सभी को पता है डायमंड क्या होता है, बहुत ज्यादा महंगा होता है। डायमंड यानी कि हीरा, मैं लिख देता हूं यहां पर। डायमंड का मतलब क्या हो जाता है, हीरा हो जाता है। इसके नेकलेस वगैरह भी बनाए जाते हैं, ठीक है, बड़े महंगे महंगे बनते हैं, है ना, देखा है तुमने। चलो घर में तो होगा ही किसी ना किसी के, है ना। चलो देखिए जरा, अब डायमंड की अगर मैं बात करूं तो डायमंड क्या, देखो आपने देखा होगा जितनी भी भारी भारी चीज होती है, जैसे ग्लास हुआ, कांच कटर देखा है आपने, ग्लास कटर जो होता है वो इतना बड़ा पेन सा होता है, लेकिन उसमें ये समझ रहे हैं आप कि चावल के दाने जितना हीरा लगा होता है उसका भी आधा, और वही दाना क्या करता है, कांच को काट देता है। जो बड़ी बड़ी माइंस होती है, बड़े बड़े चट्टान होते हैं, पत्थर होते हैं बड़े बड़े, उनको काटने के लिए भी, ब्रेक करने के लिए भी हीरे का, डायमंड का यूज किया जाता है। इससे एक बात हमको समझ में आ जाती है क्या, कि जो डायमंड है वो क्या है, बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, हैवी सब्सटेंस है, बहुत भारी क्या है, पदार्थ है। क्लियर बात समझ में आ रही है, ठीक है। चलिए जरा अब इसके बारे में एक एक पॉइंट आप लिखना स्टार्ट करेंगे। देखिए जरा, इट इज अ कलरलेस सब्सटेंस। क्या होता है ये, कलरलेस सब्सटेंस होता है, इसको ऐसे लिखो, कलरलेस ट्रांसपेरेंट। समझ में आ रही है बात, कलरलेस ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस होता है, समझ में आ गई बात, ठीक है, क्लियर है। और क्या होता है ये, ड्यू टू इट्स हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्लियर बात समझ में आ रही है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसा होता है, इसका हाई होता है। क्लियर है, चले जरा अब याद रखेंगे आप, नेक्स्ट आगे, इट इज हैवी होता है। क्या होता है, इट इज अ क्वाइट हैवी, है ना। और क्या होता है, याद रखना, एंड एक्सट्रीमली हार्ड। समझ में आ रही है बात या नहीं, देखो बराबर में डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है, कितना दिखाई दे रहा है, चमकीला दिखाई दे रहा है। समझ में आ रही है बात, एकदम चमकीला आपको चमक दिखाई दे रही है। इसकी स्ट्रक्चर के बारे में भी आपको बताऊंगा कि इसकी स्ट्रक्चर किस किस तरीके से बन रही है, डायग्राम में देखते रहेंगे आप लोग। क्लियर है, चले भैया आगे की बात करते हैं। नेक्स्ट देखिए जरा, अब एक बात इंपॉर्टेंट आप लिखेंगे क्या, इट डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर बात समझ में आ रही है, क्योंकि इसके पास क्या होते हैं, अब्सेंस होते हैं, ऐसे ड्यू टू अब्सेंस, ड्यू टू अब्सेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं हो पाते, जिसकी वजह से क्या होता है, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाता है। क्लियर बात समझ में आ रही है, ठीक है, समझ में आ गई बात, ठीक है। और याद रखना, इट हैज हाई, इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे। क्लियर बात समझ, थोड़ा सा तेज तेज लिख रहा हूं, ठीक है, बाकी आपको राइटिंग और ज्यादा क्लियर मिल जाएगी जब आप नोट्स को देखेंगे। इट हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट, इसका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होता है, बहुत ही ज्यादा हाई होता है, ये बात आप याद रखेंगे। क्लियर बात समझ में आ गई, चलो जी, ये आपको हीरे का डायग्राम समझ में आ रहा है, कंप्लीट हो गया। चलो अब इससे आगे स्ट्रक्चर की बात अगर मैं करूं, देखना जरा, इससे नेक्स्ट स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करता हूं, देखो जी,
अब इसके जो स्ट्रक्चर होते हैं वो याद रखना, टेट्राहेड्रिकल होती है। क्या होती है? टेट्राहेड्रिकल। टेट्रा का मीनिंग क्या होता है? टेट्रा का मीनिंग होता है 4। समझ में आ रही है? देखो स्ट्रक्चर कैसे होते हैं मैं आपको क्लियर करता हूं। ये कार्बन हो गया 1 2 3, इस तरीके से कार्बन जो है डिफाइंड होते हैं। और एक हो गया सबसे ऊपर। समझ में आ रही है बात? देखो यार 1 2 और 3, यहां तक भी क्लियर समझ में आ रहा हो। और एक बन गया ये सीधा का सीधा। समझ में आ रही है बात? एक बॉन्ड ये चला गया, एक ये आ गया, और भैया एक यहां से आ गया और एक बॉन्ड यहां से आ गया। समझ में आ रही है बात या नहीं? अब देखो कितनी शेप हो गई अगर मैं बात करूं। देखो ये तो हो गया पूरा का पूरा सरफेस। ये मैं आपको ऐसे बता रहा हूं। पिरामिड देखा आपने? पिरामिड इस तरीके से बना होता है। समझ में आ रही है बात? इसी शेप को थोड़ा सा मैं डिफेंड करके आपको दिखा रहा हूं जिससे आप इसका सरफेस देख पाए। ये जितना भी हिस्सा है ना, सी से लेके ये पूरा का पूरा जो स्क्वायर आपको दिखाई दे रहा है, ये तल का हिस्सा है जो सरफेस के ऊपर रखा हुआ है। बाकी इसको जब ऊपर से देखेंगे आप तो एक सरफेस इस साइड का हो गया, एक सरफेस इस साइड का हो गया, एक सरफेस इसके पीछे का और एक सरफेस इसके पीछे का। तो इस तरीके से क्या बन जाएगा? एक पिरामिड आपको क्या मिल जाएगी? शेप मिल जाएगी। और पिरामिड शेप में जो एंगल बनता है वो याद रखना 109 डिग्री 28 मिनट्स का एंगल बनता है। ये एंगल पूछा जाता है कि कार्बन की जो पोजीशन होती है डायमंड की, ये किसकी स्ट्रक्चर बना रहा हूं मैं? डायमंड की स्ट्रक्चर बना रहा हूं। क्लियर बात समझ आ रही है भाई? क्लियर दिख रहा है ना आप लोगों को? चलो अब देखना जरा, देखो सुनो मेरी बात ध्यान से। अब साइड में आपको एक डायग्राम दिखाई दे रहा होगा, इसके बराबर में ये डायग्राम दिखाई दे रहा है। और इस डायग्राम में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सबसे ऊपर की चोटी अगर आप देखेंगे तो उस डायग्राम में ऊपर की चोटी पर क्या दिखाई दे रहा है आपको? देखो यार यही तो पिरामिड दिखाई दे रहा है। अब उससे नीचे आ जाए डायग्राम से, देखो 3 पॉइंट आपको अलग अलग दिखाई दे रहे हैं और तीनों पॉइंट क्या काम करेंगे? इसी तरीके का टेट्राहेड्रिकल फॉर्मेशन यहां पर रिप्रेजेंट करेंगे। समझ में आ रही है बात? टेट्राहेड्रिकल हिंदी वाले बच्चे याद रखेंगे। क्या बोलेंगे इसको? समचतुष्फलकीय। क्या बोलेंगे? समचतुष्फलकीय। टेट्रा का मतलब क्या होता है? 4, और 4 कौन होंगे यहां पर? कार्बन होंगे। समझ में आ रही है बात या नहीं? मैंने क्या बताया आपको? कार्बन क्या है? बाप है, और एक बाप के 2 बेटे हम यहां पर पढ़ रहे हैं, एक गोरा है एक काला है। समझ में आ रही है बात या नहीं? गोरा कौन है? डायमंड, बिल्कुल चमक एकदम। और काला कौन है? ग्रेफाइट, पेंसिल के आगे का सिक्का। समझ में आ रही है बात या नहीं? है ना? लेकिन दोनों के बाप हैं कौन? कार्बन। तो पहले इसको देखते हैं, ये स्ट्रक्चर समझ में आ गया। अब देखो इस जो आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है, इसमें जितने भी आपको एटम दिखाई दे रहे हैं एलिमेंट के जगह जगह, उस सारे के सारे एलिमेंट में हर एक एलिमेंट क्या बनाएगा? टेट्राहेड्रिकल का फॉर्मेशन बनाएगा। बताओ समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही? इतनी बात क्लियर समझ में आ रही है? देखो जितने भी पॉइंट आप देखेंगे ऊपर से लेके नीचे अप टू डाउन, जितने भी पॉइंट्स बीच में आ रहे हैं सारे के सारे पॉइंट्स क्या बना रहे हैं? टेट्राहेड्रिकल फॉर्मेशन बना रहे हैं। और याद रखना एग्जाम में पूछा जाता है, पूछा गया है क्या कि टेट्राहेड्रिकल में एंगल बिटवीन द बॉन्ड्स इन टेट्राहेड्रिकल शेप, या डायमंड के अंदर पूछने का एंगल कितना बनता है। तो याद रखना कितने का एंगल बनेगा? 109 डिग्री 28 मिनट्स। जब एक्सिस पर चलते हैं तो मिनट्स चलती है, ठीक है? 30 डिग्री का 1 मिनट होता है, याद रखना। तो ये 30 डिग्री से 2 डिग्री कम है, 2 पॉइंट कम है। समझ में आ गई बात? अगर ये पूरा 30 हो जाता तो कितना हो जाता है? ये 109, और यहाँ पर 30 हो गई तो 110 डिग्री हो जाता, लेकिन 2 कम है तो इसको हम क्या बोलेंगे? 109 डिग्री 28 मिनट। से इतनी बात क्लियर है? स्ट्रक्चर आपको क्लियर समझ में आ गई होगी। आपको एग्जाम में यही स्ट्रक्चर बना के आनी है, याद रखना। कभी उस स्ट्रक्चर के चक्कर में पड़ जाओ। टाइम है तो बना सकते हैं, अगर आपके पास टाइम है, बाकी इसको भी बना के आ जाएंगे, इससे भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है? इतनी बात क्लियर हो गई? ठीक है, तो याद रखें जरा। आगे नेक्स्ट बात अगर मैं करूं, इससे आगे की अगर मैं बात करूं, देखें जरा। अब आपको उसके बारे में थोड़ी प्रॉपर्टीज मैं लिखा देता हूं, देखना जरा। अगर मैं एक प्रॉपर्टीज की बात करूं, देखिए सामने आपको दिखाई दे रहा है क्या? अगर मैं सामने की बात करूं तो आपको प्रॉपर्टीज इसकी दिखाई दे रही होगी। देखिए जरा सामने क्या लिखा हुआ है?
इट इज अ जॉइंट मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन एटम इन विच ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 4 अदर कार्बन एटम्स फॉर्मिंग अ रिजिड बॉडी। समझे कुछ बात को? देखो जरा यहां पर क्या बात बताई गई है कि जो डायमंड की जो स्ट्रक्चर है वो कैसी बनी है, बहुत ज्यादा जॉइंट बनी हुई। जॉइंट का मतलब आप समझते हैं, बहुत ज्यादा विशाल स्ट्रक्चर। अब देखो, अब आप बोलेंगे हीरा तो बहुत छोटा सा होता है, जब नेटलेस में डायमंड देखते हैं तो बिल्कुल चावल के दाने जितना डायमंड लगा होता है और उसी की कीमत कई लाखों की हो जाती है। देखो बच्चों सुनो, ये जो स्ट्रक्चर आप देखते हैं ना डायमंड की, हम इसके अंदर की स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। बहुत ज्यादा जूम करके बहुत ज्यादा इसमें एलिमेंट आपको कार्बन के मिलने वाले हैं। क्लियर बात समझ में आ गई? तो उसकी बाहरी स्ट्रक्चर क्या है उस पर आपको नहीं जाना है, ठीक? तो देखें जरा क्या लिखा हुआ है, जॉइंट मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन एटम्स इन विच ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड फॉर। एक कार्बन एटम कितने से घिरा हुआ होगा? सामने बताया था मैंने भी आपको, एक कार्बन टेट्राहेड्रिकल में 4 कार्बन से घिरा हुआ होगा। और आगे क्या लिखा हुआ है देखें जरा, 3 डायमेंशनल नेटवर्क स्ट्रक्चर। कैसी स्ट्रक्चर बनती है? त्रिभुजाकार, 3 डायमेंशनल यानी 3 भुजाओं से, इसको हम बोलते हैं 3D स्ट्रक्चर। इसको आप नोट करके लिख लेंगे, इसमें मैंने लिखा नहीं है। इस स्ट्रक्चर को आप ध्यान देंगे, क्या बोलेंगे इसको? 3D स्ट्रक्चर भी बोला जाता है। यानी 3D का मीनिंग क्या होता है? देखो अब तक जो हमने स्ट्रक्चर पढ़ी है वो सब 2D होती हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, है ना? आपने ग्राफ भी खींचे होंगे। लेकिन यहां पर हम बात करें 3D की। 3D का मतलब क्या होता है? 3 तरीके के एक्सिस, एक्स वाई और जेड, ठीक है? इसके बारे में मैं आपको भी थोड़ी देर में बताऊंगा कि जेड एक्सिस कहां पर होता है, ठीक है? बाकी 11th क्लास में आप आगे जाएंगे तो वहां पर इसको एक्सप्लेन पढ़ेंगे। देखिए अगला पॉइंट मैंने क्या बताया, अ लॉट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द नेटवर्क ऑफ स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्ड इन द डायमंड क्रिस्टल। देखो मैंने आपको बताया कि डायमंड जो स्ट्रक्चर है वो कैसी है, बहुत ज्यादा जॉइंट स्ट्रक्चर है। अब जॉइंट स्ट्रक्चर का मतलब क्या होगा कि जितने भी आपस में जुड़े हुए हैं कार्बन, वो बहुत ही जबरदस्त भयंकर फोर्सेस से जुड़े हुए हैं। और आप जानते हैं जो कोई ज्यादा मजबूत स्ट्रॉन्ग बॉन्डेड से जुड़ा हुआ होगा उसको आपको ब्रेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक्स्ट्रा फोर्सेस लगाने होंगे। यही बात इसमें लिखी हुई है। सो दिस मेल्टिंग पॉइंट इज वेरी हाई। यानी अगर आपको डायमंड के एलिमेंट्स को अलग अलग करना है और उसको हीट देनी है तो क्या करना पड़ेगा? मैंने बताया उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत ज्यादा हाई होता है। तो उसको बहुत ज्यादा आपको गर्म करना पड़ेगा, तब जाके डायमंड अपने क्या करेगा? एलिमेंट्स को छोड़ पाएगा। समझ में आ रही है बात या नहीं? चले ठीक है बच्चा, इतनी बात क्लियर आपको समझ में आ गई होगी। ये डायमंड मैंने आपको क्लियर करा दिया। इसकी स्ट्रक्चर के नोट्स भी आपको मिल जाएंगे, बाकी नोट्स भी आप वहां पर देख सकते हैं, ठीक? चलो अब इसके छोटे भाई पर आ जाते हैं। छोटे भाई में क्या बताया गया? मैंने अभी आपको बताया था 2 भाई हैं, है ना? एक तो बहुत ज्यादा चमकेगा और एक ऐसा होगा बहुत ज्यादा काला होगा, ठीक? और तुमने वो गाना सुना ही होगा, हम काले हैं तो क्या हुआ, दिलवाले हैं। और दिलवाला कौन है यहाँ पर? ग्रेफाइट। अब दिलवाला कैसे है सुनेंगे ध्यान से। अभी मैंने आपको बताया कि डायमंड चमकीला है, बहुत महंगा बिकता है, लेकिन हरामी है। क्या है? हरामी है। क्यों? क्योंकि उसके पास प्रॉपर्टी बहुत कम है। उसके पास केवल एक प्रॉपर्टी है चमकने की बेटा, वही प्रॉपर्टी उसकी सारी कमियों को छुपा देता है। लेकिन ग्रेफाइट काला है, समझ रहे हो? सूरत कैसी है दिखने में? काली। पेंसिल देखी आपने जो बचपन से लिखता है उसका सिक्का जो होता है वो ग्रेफाइट है। समझ में आ रही है बात या नहीं? और याद रखना ग्रेफाइट क्या होता है? गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, याद रखेंगे आप बात। और यही सबसे बड़ी प्रॉपर्टी होती है ग्रेफाइट की, क्या? कि ये कंडक्ट कर देता है इलेक्ट्रिसिटी को। समझ में आ रही है बात बेटा? क्लियर बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? ठीक है, तो याद रखना इसका जो लुक होता है वो कैसा लुक होता है? ग्रेश लुक होता है। ग्रेश लुक का मतलब समझे ना आप? ग्रेश लुक का मतलब ये है कि ये कैसे कलर का होगा? सिल्वर, काले से रंग का दिखने के लिए होता है। समझ में आ रही है आपको बात? चले इससे आगे की अगर मैं बात बताऊं तो ये क्या होता है? अब देखो ग्रेश लुक होता है प्लस ऑपेक्यू शेप, ऑपेक्यू सब्सटेंस, ऐसे लिखें इसको। आज मेरी राइटिंग गड़बड़ हो रही है, पता नहीं क्यों, ये मार्कर मोटे वाला आ गया। चलो तुमको क्लियर समझ में आ रहा है ना? बाकी पीडीएफ में कोई दिक्कत हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? बोर्ड पे कोई दिक्कत हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी जब आप पीडीएफ देखेंगे तो उसमें क्लियर समझ में आएगा। समझ में आ रही है बात? तो अगर मैं बात करूं ग्रेफाइट की, तो ग्रेफाइट में ये बात बताई गई है क्या? देखें यार, ग्रेफाइट में ये बताया गया कि तो ग्रेश लुक का होगा, क्लियर है? और साथ में क्या? ओपेक्यू सब्सटेंस का होगा। और यहाँ एक बात और ध्यान रखेंगे कि स्ट्रक्चर कैसे
देखना जरा इस तरीके से, यहां पर जो बॉन्डिंग होंगे वो कैसे होंगे, तीन तीन बॉन्ड आपस में ऐड होंगे, यानी कितना है, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? हेक्सागोनल का मतलब क्या होता है, 6 कार्बन आपस में जुड़ गए, 1 2 3 4 5 6, ये 6 कार्बन आपस में जुड़ गए। और दोस्तों याद रखना ये इस तरीके से जुड़े हुए होंगे, 3 लेयर में जुड़े होते हैं। एक तो होती है लेयर फर्स्ट, मैं इसकी थ्योरी भी अब आपको लिखाऊंगा, एक लेयर सेकंड, और लास्ट होती है हमारी लेयर थर्ड। समझ में आ रही है बात? इनके बीच में कुछ डिफेक्शन होता है इस तरीके से। अब इस स्ट्रक्चर भी मैं आपको दिखाऊंगा क्लियर, है ना, फोटो में जब आप पिक देखेंगे तो क्लियर समझ जाएंगे। पहले आप हैंड रिटन देख लीजिए, मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं। 3 लेयर बनाता है ग्रेफाइट। ये छोटा सा कण हो जाए पेंसिल का, उसको भी बहुत सारे हिस्सों में बांट दो, उस छोटे से चावल के दाने जितने पार्टिकल अगर आपको उसके अंदर की स्ट्रक्चर में बता रहा हूं, 3 लेयर, समझ गए? अब देखिए जरा, फर्स्ट लेयर में मैंने बताया इस तरीके से 6 कंपाउंड आपस में जुड़े हुए होंगे और ऐसी स्ट्रक्चर बनाएंगे। अब देखो जो नेक्स्ट कंपाउंड होगा, समझ रहे हैं आप, जो नेक्स्ट कंपाउंड होगा वो भी ऐसे ही ऐड हुआ होगा। देखो कैसे, अब देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, यहां पर ही कंपाउंड बनाएगा। क्लियर बात समझ में आ रही है? और यहीं से 2 कंपाउंड इसमें और ऐड हो जाएंगे। देखो जरा कैसे, ये लो जी। अब इसमें देखो इससे आगे की अगर मैं बात करूं तो फिर दोबारा से स्ट्रक्चर हो जाएगा क्या, ये लो भैया, ये लो जी। क्लियर बात समझ में आ रही है? और ये स्ट्रक्चर एज इट इज चलती रहेगी। आप समझ रहे मेरी बात को? मैं आपको क्या बता रहा हूं, ये स्ट्रक्चर बेटा इसी तरीके से आगे तक चलती रहेगी। और इसको क्या बोलेंगे, याद रखना, हेक्सागोनल। हेक्सागोनल का मतलब है कार्बन कितने, 6 कार्बन है, और कार्बन 6 मिलकर क्या बनाते हैं, इस स्ट्रक्चर को बनाते हैं। और यही स्ट्रक्चर याद रखना, जब नीचे आएंगे आप, यहां पर फिर दोबारा से आपको स्ट्रक्चर मिलने वाली है। क्लियर बात समझ में आ रही है? यहां पर फिर दोबारा से 6 आपको कार्बन मिलेंगे, C1 C2 C3 C4 C5 C6, ठीक है। और फिर ऐसे यहां पर स्ट्रक्चर एज इट इज, ऐसे ही स्ट्रक्चर आपको मिलेगी। क्लियर बात समझ में आई? यहां तक की बात समझ में आई? किसी को कोई दिक्कत हो तो बताएं जरा। याद रखना मैंने आपको क्या क्या बताया। जो ग्रेफाइट होता है वो कैसा होता है, ग्रेश कलर का होता है, ऑपेक सब्सटेंस होता है, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बनाता है, 3 लेयर में स्ट्रक्चर बनाता है, लेयर फर्स्ट, लेयर सेकंड और लेयर थर्ड। क्लियर बात समझ में आ रही है? और याद रखना क्या, एक बात और याद रखेंगे, लाइटर देन डायमंड। डायमंड मैंने आपको बताया था बहुत ज्यादा भारी होता है, समझ में आ रही है बात? लेकिन ये क्या होता है, अगर हम बात करें इसकी, तो ये क्या होता है, बहुत ज्यादा लाइट होता है। किसका, डायमंड से बहुत ज्यादा लाइट होता है। क्लियर बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब याद रखना, इन एटम के बीच की अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं एलिमेंट की, तो डिस्टेंस होती है 1.4 एंगस्ट्रॉम। बात समझ में आ रही है? याद रखना, ग्रेफाइट में जो कार्बन एटम्स होते हैं इनके बीच का जो लेंथ होता है वो कितना होता है, 1.4 एंगस्ट्रॉम होता है। क्लियर बात समझ में आ रही है? ठीक है। और याद रखना, लेयर फर्स्ट से लेयर सेकंड तक के बीच का जो होता है वो क्या होता है, 3.354 एंगस्ट्रॉम होता है। और ये कार्बन के जो बॉन्ड बनाते हैं इनको क्या बोलते हैं, वैन वाल बॉन्ड। ये बहुत कम जगह आपको देखने को मिलेंगी चीजें जो मैं आपको नोट करा रहा हूं। समझ में आ रही है बात? इसलिए एक बात को आप नोट करके लिखेंगे, कार्बन कार्बन के बीच में 1.4 एंगस्ट्रॉम का डिस्टेंस होता है। लेयर फर्स्ट लेयर सेकंड के बीच का डिस्टेंस 3.354 एंगस्ट्रॉम होता है। और जो लेयर फर्स्ट के कार्बन को लेयर सेकंड के कार्बन से ऐड करता है, रिलेशन दिखाता है, इसी को आप क्या बोलते हैं, वैन डर वाल बॉन्ड बोलते हैं। समझ में आ गई बात? और याद रखना क्या होता है, यहां पर फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखो 3 कार्बन जुड़े होते हैं इस तरीके से आपस में। कितने कार्बन जुड़े होते हैं, 3 कार्बन। आ रही है बात समझ में या नहीं? और ये क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या होता है, ये थर्ड क्या होता है, क्योंकि हमने आपको बताया 3 जुड़ते हैं, 1 2 3, चौथा तो खाली रह गया, फिर दोबारा से 1 2 3, चौथा खाली रह गया, और ये फोर्थ क्या करेगा, फ्री इलेक्ट्रॉन बनाएगा, जो क्या करता है, कंडक्ट करता है।
इलेक्ट्रिसिटी आई हो। क्लियर बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? और याद रखना ये बॉन्ड कौन सा होते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड। बताओ जरा, क्लियर बात समझ में आई या नहीं? कितना इजी है भाई साहब। पहले क्या सोच रहे थे, पता नहीं क्या क्या कैसे कैसे एलोट्रॉप होंगे, और जबरदस्त तरीके से आपको करा रहा हूं। बढ़िया नोट्स, बेक नंबर के नोट्स मैंने आप लोगों के लिए खुद अपने हाथों से बनाए हैं। समझ में आ रही है बात या नहीं? ठीक है, तो दोस्तों जब आप लोगों के साथ इतनी मेहनत करने के लिए तैयार हैं, बिना किसी पैसे के, बिना किसी दिक्कत के, फ्री में आपको पढ़ना मिल रहा है, तो क्यों आप इसका मजा नहीं उठा पा रहे? मेरी समझ में नहीं आ रही है बात। ठीक है, जितने भी बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं दोस्तों, एक बार कमेंट जरूर करें, अपना नाम आप कहां से हैं इसको कमेंट जरूर करें, जो रेगुलर हमसे जुड़े हुए हैं, हमारी वीडियो से जुड़े हुए हैं। ठीक है, देखिए जरा, अब इसको मैं थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूं थ्योरी की फॉर्म में। देखिए जरा, आपको सामने दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, क्या लिखा हुआ? प्रॉपर्टीज देखे सामने लिखी गई। इट इज अ ग्रेस कलर ऑपेक सब्सटेंस। नंबर 2 लिखा हुआ है, इट इज अ लाइटर देन डायमंड, स्मूथ एंड स्लिपरी टू टच। थर्ड लिखा हुआ है, इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन बट बैड कंडक्टर ऑफ हीट। देखो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, यार पता नहीं याद नहीं मुझे, जो ग्रेफाइट होता है वो इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है, लेकिन हीट का क्या होता है? बैड कंडक्टर भी होता है। स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करें, ग्रेफाइट ईच कार्बन एटम इज लिंक्ड टू द 3 अदर कार्बन एटम बाय सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड रिजल्टिंग इन हेक्सागोनल रिंग व्हिच आर अरेंज्ड इन अ लेयर। ठीक है, और ये लेयर यहां पर आपको दिखाई दे रही है। क्लियर बात समझ में आ रही है? समझ में आ गई बात? अब देखिए दोस्तों, यहां से बहुत बढ़िया सवाल एग्जाम के अंदर बनता है कि राइट एनी 3 डिफरेंस बिटवीन द डायमंड एंड ग्रेफाइट। मैंने आपको अभी भी बिल्कुल ताजा पढ़ाया है कि डायमंड क्या होता है और ग्रेफाइट क्या होता है। अब इनके बीच का जो अंतर है इसको पढ़ लेते हैं। देखिए जरा, सामने आपके डिस्प्ले पर दिखाई देगा क्या डिफरेंस होता है दोनों के अंदर, और एक एक करके मैं आपको क्लियर करता हूं। हालांकि बहुत सी चीजें आपने देख ली है। देखिए जरा सामने, डिफरेंस बिटवीन डायमंड एंड ग्रेफाइट। ठीक है, प्रॉपर्टीज डायमंड एंड ग्रेफाइट। प्रॉपर्टीज में देखें तो सबसे पहले अपीयरेंस, कौन कैसा दिखाई देता है इसके बारे में बात करते हैं। डायमंड भैया ट्रांसपेरेंट दिखाई देता है और शाइनिंग होता है, चमकता है, और कैसा होता है? ट्रांसपेरेंट होता है। ग्रेफाइट डार्की होता है और ओपेकी होता है, यानी कि पत्थर के समान होता है। ओपेकी मतलब अपारदर्शी, जिसके दूसरी ओर ना देखा जा सके, लेकिन डायमंड के दूसरी ओर हम देख सकते हैं। ठीक, क्रिस्टल फॉर्म की अगर हम बात करें तो डायमंड टेट्राहेड्रिकल जॉइंट होता है और ग्रेफाइट हेक्सागोनल प्लेट्स के फॉर्म में बना होता है। इसमें एक के बाद एक प्लेट्स बनी होती है। ठीक, हार्डनेस की बात करें तो डायमंड हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस होता है और ग्रेफाइट सॉफ्ट और स्लीपी होता है, फिसलता है हाथ से, है ना, जबकि डायमंड नहीं फिसलता है। इंप्रेशन की बात करें, डज नॉट मेक पेपर। ठीक है, डायमंड को पेपर पर कुछ नहीं करता है, लेकिन ग्रेफाइट को अगर आप पेपर पर चलाएंगे तो अपने गंदे गंदे निशान छोड़ देगा। ये दाग अच्छे हैं। चलो जी, कंडक्टिविटी की बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी डायमंड क्या करता है? बैड कंडक्टर होता है, बिजली दिखाता ही नहीं है। लेकिन ग्रेफाइट क्या होता है? गुड कंडक्टर होता है। डायमंड क्या होता है? वेरी हाई थर्मल होता है, लेकिन मॉडरेट होता है। ऐसी डेंसिटी की अगर हम बात करें तो डेंसिटी डायमंड की कितनी होती है? 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर 3.51 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और यही डेंसिटी ग्रेफाइट की गिर जाती है 2.26 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। कंबशन की बात करें तो डायमंड बर्न्स इन एयर अबाउट 900 डिग्री सेंटीग्रेड एंड गिव 900 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर ताप पर जब हम करते हैं तो क्या निकालता है? CO2 निकालता है। ठीक है, धुआं जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, बर्न इन एयर एट 700 डिग्री सेंटीग्रेड CO2। ये क्या करता है? ग्रेफाइट केवल 700 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही CO2 देने लगता है। क्लियर है बात? इसका स्क्रीनशॉट आप ले लेंगे। चलिए दोस्तों, समझ में आ गई होगी आपको बात। तो दोस्तों लिखना ना भूलें आपको हमारी क्लास कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कार्बन के एक मजेदार टॉपिक के साथ। ठीक है दोस्तों, अपने माता पिता का ध्यान रखिए, अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन में जबरदस्त तरीके से लग जाइए। जितने भी सब्जेक्ट्स बने हुए शेड्यूल बनाइए और टाइम टेबल के अनुसार एक एक को निपटाते हुए जाइए। जय हिंद, जय भारत।